कल के पढ़ा था बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बेसिकली ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारे पास KMnO4 और क्या होता है बेटा K2Cr2O7। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा हीट भी करना पड़ता है जब इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? हमारे पास होता है PCC, ठीक है, CrO3 और क्या दिया था? कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना। कॉपर को गरम कॉपर की रॉड रहती है, उसमें से हम जो मीथेनॉल रहता है उसको या इथेनॉल रहता है, जो प्रोपेनॉल रहेगा, जो भी अल्कोहल रहेगा उसको क्या करते हैं बेटा? वहां से पास कराते हैं। गर्म कर लेंगे कॉपर के ग्रेन्यूल्स को, कॉपर की रॉड को गर्म कर लेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे और वहां से हम मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल जो भी उसको पास आउट करा देते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल का अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है बेटा? एसिड बन जाता है। क्या बनता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अभी अगर 2 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, 2 डिग्री अल्कोहल का फिर अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे पास 2 डिग्री क्या बन जाएगा बेटा? मेरे पास 2 डिग्री वाला बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा बेटा? कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अगर वही मैं 3 डिग्री लेता हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ भी होना नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा तो भी कुछ भी यहाँ पे बनना नहीं है। डन। इसके बाद अच्छा इसको चलो बता देता हूँ। हमारे पास मान लो 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या बेटा? CH3CH2OH। इसका अगर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब KMnO4 या तो फिर हमने क्या यूज करी है बेटा? K2Cr2O7। इसको मैंने अगर यूज किया है तो इस कंडीशन में होगा क्या? मेरे पास जो बनने वाला सब्सटेंस है वो सब्सटेंस क्या बनेगा? वो बन जाएगा CH3CHO। मतलब जो मेरे पास अल्कोहल है वो पहले ऐसे था CH3CH और OH। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन का मुझे निकालना है। ये दोनों निकल जाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों चीजें निकलेंगी, जैसे ही ये दोनों चीजें यहां से एक हाइड्रोजन ये और यहां से एक हाइड्रोजन ये, अगर ये निकल जाएगा और निकलने के बाद मेरे पास इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या बनाऊंगा? एक बॉन्ड बना दूंगा। तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास? ये मेरे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन KMnO4 अगर यहाँ मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो किसके लिए होता है? माइल्ड के लिए होता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो कार्बन है उसी कार्बन का एसिड बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? इथेनॉइक एसिड। तो बनना क्या चाहिए बेटा मेरे पास? CH3COOH। क्या बन जाएगा बेटा? CH3COOH। यहाँ कल मैंने बताया भी था, अगर मैं इसकी जगह मीथेनॉल यूज करता हूँ, अगर मैं इसकी जगह क्या यूज करता हूँ बेटा? मीथेनॉल यूज करता हूँ और मैं इसका अगर ऑक्सीडेशन कराता हूँ KMnO4 या K2Cr2O7 जो ऊपर लिखे वही नीचे लिख देना। क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारे पास बन के आ जाएगा। डन। ये बताया था बैलेंस कर लेना, ठीक है। ये बैलेंस कर लेना, अच्छे से देख लेना, जो भी है आराम से बैलेंस कर लेना। ये वाटर बन जाएगा, बैलेंसिंग कर लेना इसकी, ठीक है। अगर मैं 2 डिग्री लेता हूँ, 2 डिग्री मतलब CH3 यहाँ ले लिया मैंने, एक H यहाँ ले लिया, एक क्या OH आ गया, ये 2 डिग्री है। इसका अगर मैंने KMnO4 से रिएक्शन कराया, ठीक है, इसका अगर मैंने KMnO4 से रिएक्शन कराया तो ऑब्वियस सी बात है एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। क्या बचाएगा बेटा? CH3 ऊपर, एक ऑक्सीजन बचेगा, एक बॉन्ड सिंगल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या बन जाएगा बेटा? कीटोन बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा यहाँ से बेटा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकलेगा बेटा यहाँ से? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। डन। अगली बारी अगर 3 डिग्री लूंगा तो कुछ भी बनना नहीं है, तो बनाना ही क्यों है, ठीक है। सुनो, अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूँ, माइल्ड में क्या क्या था बेटा अपने पास? माइल्ड में मेरे पास था CrO3, PCC या फिर क्या आ रहा था बेटा मेरे पास? कॉपर प्लस हीट एट 300 डिग्री सेल्सियस। इन तीनों को अगर मैं से कोई भी एक चीज लेता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में मेरे पास जैसे मान लो 1 डिग्री अल्कोहल मतलब CH3CH2OH अगर ये है, इसका अगर मैं CrO3 से रिएक्शन करा रहा हूँ या तीनों में से किसी एक से भी करा रहा हूँ, कॉपर प्लस हीट से भी अगर करा रहा हूँ, हीट की जगह कितना है बेटा? 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इस इथेनॉल को कॉपर, गर्म कॉपर में 300 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल गर्म कॉपर रहेगा,
उस कॉपर में से अगर मैं इसको पास आउट कराता हूँ, ठीक है, इसके वेपर भी अगर मैं पास आउट कराता हूँ, क्योंकि गर्म हो गया कॉपर, तो वो क्या बन जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा ना, क्योंकि अल्कोहल का जो इथेनॉल है उसका तो जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, 70 के 8 के समथिंग है, तो 300 पे तो बहुत वो हो जाएगा है ना, बहुत जल्दी वेपर बन जाएगा। तो होगा क्या, ये वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होने के बाद क्या बनाएगा बेटा, ये हमारे पास इथेनॉल बना देगा। क्या बना देगा बेटा, इथेनॉल बना देगा। क्लियर हो गया। अभी मान लो मैं इसकी जगह पे 2 डिग्री ले लूं, CH3 या जगह CHOH, अगर इसका रिएक्शन में CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ Cu डेल्टा हीट से करा दूं वही 300 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड में आ जाएगा। ठीक है, एक एच यहाँ से एक एच यहाँ से चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस वहां से निकलेगी। क्लियर हो गया, हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाएगी। ठीक है, इसी पे अगर मैं 3 डिग्री अगर लेता हूँ, CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ नीचे, और इसमें अगर मैंने ये अल्कोहल लिया 3 डिग्री अल्कोहल, तो इस कंडीशन में होगा क्या, हमारे पास CrO3 या PCC से रिएक्शन तो नहीं होगा। उस कंडीशन में सिर्फ किससे रिएक्शन होगा, कॉपर रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। कॉपर जब भी हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक CH3 और यहाँ वाला जो H है, ये 3 हाइड्रोजन थे ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक OH निकलेगा, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा बेटा, एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस होगा। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल माइनस होगा तो ये बना लेगा CH2। ठीक है, क्या बना लेगा बेटा, एल्कीन बना लेगा। तो यहाँ पर आखिरी वाले केस में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ आखिरी वाले केस में इसमें रिडक्शन ऑफ वाटर हो रहा है, पानी यहाँ से निकल जा रहा है। क्या बोलते बेटा, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते बेटा इसको, डिहाइड्रेशन। तो आखिरी वाले केस में गर्म कॉपर है और 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपने डाला है तो डिहाइड्रेशन होगा उसका। डन, क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ना है। अभी जो अल्कोहल का हम रिएक्शन करा रहे हैं, अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराएंगे, एक बार करा लेंगे SOCl2 से। ठीक है, और किससे कराना है इसके बाद रिएक्शन, PCl5 से, PCl3 से। अल्कोहल का रिएक्शन किससे कराओगे, लूकास रिएजेंट से। ठीक है, इन सभी केसेस में क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो अल्कोहल का रिएक्शन इनमें से किसी से भी कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट बेसिकली लूकास रिएजेंट की मदद से किया जाता है। लूकास टेस्ट से या लूकास रिएजेंट से हम लूकास टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लूकास टेस्ट बेसिकली हमें ये बताता है, वो क्लासिफाई करता है कि जो अल्कोहल आपने लिया है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मेरे ख्याल में समझ में आता होगा। अल्फा कार्बन से अगर एक कार्बन लगा है तो अल्फा है, 2 कार्बन लगा है तो बीटा है, 3 कार्बन लगा है तो टर्शरी है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, तो लूकास टेस्ट कहते हैं उसे। मतलब अगर हमें अल्कोहल को क्लासिफाई करना है, पता करना है कि कौन सी डिग्री का अल्कोहल वहां पे फॉर्म हो रहा है, तो लूकास टेस्ट किया जाता है। होता कैसे वो समझ। देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 यहाँ पे, एक CH3 ऐसा और एक लगा हुआ है OH, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है, CH3CH3HOH, ये 2 डिग्री है। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको एक एक कार्बन ही तो कम कर रहा है, एक कार्बन ही कम कर रहा है बस। तो यहाँ पे C, एक बार CH3 आ गया, सिर्फ 2 H लगा दिए, एक ऊपर एक नीचे, एक OH आ गया। इसका रिएक्शन अगर मैं खराब नहीं, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन सबसे जल्दी बनाता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन जल्दी बेटा, SN1 रिएक्शन। कार्बोकेटायन जल्दी बनाता है, तो ये वाला बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, रिएक्शन करा रहे हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से करा रहे हैं। तो ये बॉन्ड टूटेगा, देखो जो बॉन्ड लगा है बेटा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो बचाएगा CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, OH की यहाँ पे आ जाएगा क्या, Cl लग जाएगा, और H के साथ OH क्या करता है, वाटर बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन बहुत इमीडिएटली होता है, विद इन सेकेंड्स हो जाता है ना, 2 या 3 सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी। वेरी फास्ट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट। मतलब समझ रहे हो, एक रिएक्शन को 10 सेकंड से कम टाइम अगर लग रहा है होने के लिए तो वेरी फास्ट रिएक्शन है। सेकंड, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और एक सेकंड ना, अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूँ, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कर रहा हूँ भाई, HCl
एंड ZnCl2। अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो ये भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री भी कार्बोकेटाइन तो बना ही लेता है ना। थोड़ा सा धीमे बनाएगा, ज्यादा स्टेबल नहीं होता। 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो बॉन्ड तो ये भी टूटेगा, कार्बोकेटाइन ये भी बनाएगा। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बनाएगा, इसको कार्बोकेटाइन बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, इसलिए इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वाटर तो खैर निकलेगा यहाँ से। ये रिएक्शन होने में 5 मिनट हो सकता है, ये लग जाए। ये रिएक्शन होने में 5 मिनट हो सकता है, ये लग जाए। ठीक, लास्टली ये मेरे पास यहाँ पे CH3 है। यहाँ से फिर से अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो वाटर यहाँ से भी निकलेगा। ये रिएक्शन बहुत लेट होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिएक्शन नहीं होगी, होने को ये रिएक्शन भी होगी। कार्बोकेटाइन ये भी बनाता है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ज्यादा लेट होगी। क्लियर हो गया? इसको हीट वीट देना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होने वाली है। तो ये रिएक्शन होने के लिए आपको डेल्टा देना पड़ेगा, मतलब हीट देनी पड़ेगी। HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसको लुकास रिएजेंट कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या बनाएगा बेटा? वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बचेगा क्या बेटा? CH3CH, एक H नीचे और एक आ जाएगा Cl। क्लियर हो गया? तो मेरे पास यहाँ पे एल्केन बन गया। तो ये हमारे पास अल्कोहल का एक केमिकल प्रॉपर्टी है ना, केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा अल्कोहल के। अल्कोहल HCl एंड ZnCl2 के साथ रिएक्शन करके हेलोएल्केन बना रहा है। ठीक, ये पहला हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने जितने भी है ना वो सब पढ़ा हुआ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में। पूरा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में जितनी रिएक्शन है ना सारी पढ़ी है, बता दे रहा हूँ, फिर से देख लो। जैसे मेरे पास मान लो CH3CH2OH है, इसका रिएक्शन अगर मैंने PCl3 से करा दिया, किससे रिएक्शन करा दिया बेटा? इसका मैंने PCl3 से रिएक्शन मैंने अगर करा दिया, अगर इसका रिएक्शन मैं PCl3 से करा रहा हूं तो मेरे पास कंपाउंड क्या बचेगा? मेरे पास कंपाउंड बनने के लिए यहाँ पे बन जाएगा CH3 के साथ आ जाएगा CH2Cl, और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या निकल जाएगा बेटा? H3PO3। क्या निकल जाएगा बेटा मेरे पास? H3PO3, ये निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बनता कैसे वो भी समझ रहे हो। फास्फोरस है, 3 क्लोरीन के ग्रुप लगे हैं, फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन के ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर पहले से क्या है बेटा मेरे पास? प्रेजेंट है। एक Cl निकाल के एक OH ग्रुप लगाना है हर बार। एक Cl निकाल दो, ये Cl अगर आपने निकाल दिया और Cl निकालोगे तो एक OH ग्रुप आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे एक Cl निकाल दिया, एक Cl मैंने अगर यहाँ से निकाल दिया तो मेरे पास एक OH ग्रुप यहाँ से लग गया। फिर एक और Cl अगर मैंने निकाल दिया तो एक OH ग्रुप और लग जाएगा। आखिरी वाला अगर Cl ग्रुप निकाल के फेंक दिया तो एक OH ग्रुप और जाके लग जाएगा। ठीक है, और ये तीनों Cl के ग्रुप यहाँ जाके अटैक करेंगे, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है ना अल्कोहल में। अल्कोहल कितना मॉलिक्यूल है? 3, तो तीनों से एक Cl जाके वहां पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे H3PO3 बन जाएगा। PCl5 से भी रिएक्शन होता है। PCl5 से रिएक्शन कैसे होगा? देखो, CH3CH2OH, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ, तो क्या बन जा रहा है बेटा इसका? ये बनाएगा हमारे पास H3CH2CH3CH2Cl, एक बार बनाएगा POCl3 और एक बार बनाएगा HCl। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा। एक बार इसकी एक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेगा। ठीक है, इसकी एक वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? डन। चलो, इसके बाद और किससे रिएक्शन कराना है? CH3CH2OH अल्कोहल है। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराना है बेटा इस बार? SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा? CH3CH2, इसके साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? क्लोरीन। ठीक है, साथ में क्या निकलेगा? SO2 गैस, और क्या निकलेगा बेटा मेरे पास? HCl गैस निकल जाएगी। यहाँ पे 2 गैसेस निकल जाएंगी। ये प्योरेस्ट फॉर्म है जिससे हम हेलोएल्केन बना सकते हैं। तो बेसिकली ये एक और केमिकल प्रॉपर्टी है। और क्या यूज कर सकते हैं? एक बार CH3CH2OH, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर मैं HI से करा रहा हूँ, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो मुझे साथ में एक रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज NaNO3। क्या बनाएगा बेटा? NaNO3। तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे? ये ऐसा बनता है। जैसे मैं यहाँ पे सोडियम आयोडाइड यूज करता हूँ, सोडियम आयोडाइड के साथ मुझे H3PO4 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये Na यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ये सोडियम जो यहाँ निकल रहा है वो वहां पे चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या बनाएगा? ये कुछ ऐसा बनाएगा, CH3CH2 के साथ आयोडीन आ जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा? ये हमारे पास ये जो Na3PO4 यहाँ से निकल जाएगा H के साथ। H3 का 3 मॉलिक्यूल लेने के बाद वाटर बन जाएगा। 3 मॉलिक्यूल लेने के बाद वाटर बनेगा, 3 मॉलिक्यूल यहाँ, फिर 3 यहाँ भी आ जाएगा। बैलेंस है, देख लो।
NaI सोडियम यहाँ 3 लेना पड़ेगा, ये रिएक्शन बैलेंस है। Na3PO4 बना देना और 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आखिरी रिएक्शन हमारे पास यही अल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है। ये हमने सारे बेटा यहाँ कौन से लिए हुए, यहाँ पे सारे हमने 1 डिग्री वाले लिए, ठीक है। ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल का रिएक्शन में किससे कराऊंगा, HBr से कराऊंगा। HBr है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा, H2SO4 लेना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर अगर यहाँ H2SO4 लूंगा तो H2SO4 ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिएक्शन होने नहीं देगा, वो H2SO4 यही NaI से रिएक्शन कर लेगा और HI बना देगा। क्लियर हो गया, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि H3PO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर H2SO4 हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे आप HBr के साथ यूज कर सकते हो, सॉरी HBr लिखा है मैंने, NaBr के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन इसको HI के साथ यूज नहीं कर सकते। तो HBr के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। HBr के साथ यूज कर लो भाई, तो HBr के साथ यूज करोगे तो क्या बनेगा, CH3CH2, इसके साथ ये Br लग जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से जो बनेगा वो निकाल देना। क्लियर हो गया। अरे सॉरी, अरे मैंने वही मिटा के लिख दिया, Na लिख देना मेरा, Na2SO4 बन जाएगा, Na लिख आ जाएगा है ना, तो Na2SO4 यहाँ से निकाल देगा। क्लियर हो गया, डन, समझ में आया। चलो बेटा, अल्कोहल की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमें दी हुई है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या दिया बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें अल्कोहल के अंदर क्या ऐड करना पड़ता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। अल्कोहल में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो। जैसे इससे पहले डिहाइड्रेशन किस में हुआ था, 3 डिग्री अल्कोहल में हुआ था, वो किसके प्रेजेंस में, गर्म कॉपर के प्रेजेंस में। कॉपर रॉड को 300 डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ था, तब हुआ था, ठीक है, वो 3 डिग्री का हुआ था। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री अल्कोहल, कोई सी भी डिग्री का अल्कोहल हो, अगर उसका हमने डिहाइड्रेशन करना है तो उसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, उसके अंदर हमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको टेम्परेचर भी याद रखना है, ठीक। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पहले वाले के लिए आपको टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, बाकी के लिए तो ठीक है। देखो हमारे पास अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो CH3CH2OH। अब अगर इसको मतलब डिहाइड्रेट करना है, इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है उसको लेना है और 443 केल्विन पे इसको हीट कर देना है। सिर्फ इसी का टेम्परेचर याद रखना, बाकी किसी और जो डिहाइड्रेशन होगा उसका टेम्परेचर याद नहीं रखोगे तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर याद नहीं रखोगे ना तो भी चलेगा। देन तो अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करवाता हूं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। डिहाइड्रेशन कैसे होता है वो समझो, CH3CH, एक H नीचे एक OH, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दिया मैंने। जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, सॉरी यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, एक मिनट यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो मेरे पास हाइड्रोजन है, देखो OH ग्रुप तो अल्फा कार्बन से निकलता है, जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से निकलेगा। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा बेटा, बीटा कार्बन से निकलेगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो अल्फा कार्बन से तो मैंने OH ग्रुप निकाल दिया, यहां से क्या निकलेगा बेटा, मेरा H निकलेगा, क्या बन जाएगा H2O। यहाँ पे क्या बचेगा CH, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, C एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे और एक बॉन्ड ये लग गया, क्योंकि एक एक देखो ये बॉन्ड टूटा तो एक आया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक ये वाला बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये बॉन्ड बना दिया अपन ने। क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये अल्कोहल है, अल्कोहल का H2SO4 से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ 443 डिग्री केल्विन, वाटर बना और ये मेरे पास क्या बन गया, इथीन बन गया। क्लियर हो गया। बाकियों में अगर याद नहीं भी रखोगे टेम्परेचर तो भी चलेगा। जैसे मान लो मेरे पास 2 डिग्री है, CH3C, एक CH3 यहाँ, एक H नीचे, एक OH, ठीक। अब करना क्या बेटा यार, मुझे यहां से मुझे H3PO4 यूज करना है, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो भी चलेगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे, एक OH यहां से निकलेगा बेटा, ये अल्फा कार्बन है, इसमें से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन कहां से निकलेगा बेटा, हाइड्रोजन बीटा कार्बन पे से निकलता है, यहां से H निकाल देंगे, क्या बचेगा बेटा मेरे पास CH3C, OH निकल गया, एक H बचा हुआ है, एक यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बचेगा CH2 और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसको मैं ढंग से लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिख सकूंगा कि मेरे पास ये आ जाएगा CH3C, एक हाइड्रोजन यहां कर दिया, एक
CH3 ऊपर लगा देता हूं, एक CH3 ऊपर लगा देता हूं, एक CH3 ऊपर लगा दिया, डबल बॉन्डेड में CH2 लग गया। क्लियर हो गया? बातें समझ में, चलो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा। क्लियर हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। थर्ड केस 3 डिग्री है, टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, लिखना वैसे भी जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये अपन ने 3 डिग्री लिया, यहाँ पर आ जाएगा OH, या तो आप गर्म कॉपर ले लो, है ना, पहले ही बता रहा हूँ गर्म कॉपर से भी किया था, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, या सेम वही H3PO4 एसिड ले लो, टेम्परेचर कम रहेगा, लगभग 300 कुछ डिग्री केल्विन रहता है। ठीक है, इसको अगर गर्म कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, यहाँ पर बन जाएगा CH3C, एक CH3 ये लगा हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल OH और एक H निकल जाएगा, क्या बचेगा, डबल बॉन्डेड विद CH और एक वाटर का मॉलिक्यूल चला। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे मतलब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी तो यहाँ पे खत्म है ना। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, देखो हमारे पास जो फिनॉल है, फिनॉल क्या करता है, फिनॉल के पास दो ग्रुप होता है, एक दो ये वाले ना, ऑर्थो और पैरा, है ना, ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ये खुद में नेगेटिव चार्ज है ना, तो खुद में नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, किसी भी एक इलेक्ट्रोफिलिक को अपने पास लाके जोड़ लेगा, इसीलिए कहा गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक आएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा बेटा, पैरा और ऑर्थो पे, सॉरी ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पर है, ऑर्थो और पैरा पे ही आके वो सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर हो गया? चलो, तो ऑर्थो या पैरा पे ही आके सब्स्टिट्यूट होगा। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो हम किससे कराने बेटा, नाइट्रिक एसिड से, HNO3, HNO3 से अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा, HNO3 से अगर रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास ये बनेगा OH और यहाँ आ जाएगा NO2। मैंने पहले भी समझाया है, जो कंपाउंड है, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इस कंपाउंड में से OH निकालना है आपको, एक और एक H निकालोगे, एक H निकल गया, एक O निकल गया, तो NO2 बचेगा, NO2 जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सिमिलरली एक OH ऊपर आ जाएगा, एक NO2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखो होता क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर ये ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? मतलब ऐसा सुनो कि एक बीकर है, उस बीकर में अगर ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल रखा है तो ढेर सारे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल रखे रहेंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ये एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो यहाँ क्या होगा सुनो, इनमें होगा क्या कि हमारे पास बेसिकली जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो ये जो सब्सटेंस रहेगा, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड क्या बन जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर लिखा गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्डिंग है बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है इनने आपस में। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल ने। क्लियर? अब यहाँ पे मान लो एक बीकर है, उसमें पैरा नाइट्रोफेनॉल है। पैरा नाइट्रोफेनॉल में क्या होगा, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल ये है फेनॉल का, और एक फेनॉल का मॉलिक्यूल ये है, और एक NO2 ये लगा है। ऐसे ही मान लो फेनॉल का एक मॉलिक्यूल ये लगा है, ये फेनॉल का एक मॉलिक्यूल ये लगा है, एक NO2 ये लगा हुआ है। ऐसे ही और मॉलिक्यूल बना लो, क्या दिक्कत है। एक फेनॉल का मॉलिक्यूल ये लगा, एक फेनॉल मेरे पास ये लगा है और एक NO2 ये लग गया। तो होता क्या है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ये, तो यहाँ पर जो बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल इसने खुद में ही बॉन्ड बनाया है, एक ही मॉलिक्यूल इसने खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। बात समझ में आई? और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है।
जब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं बेटा इसको? इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझो, इन दोनों में से कौन सा इजीली वेपोराइज हो जाएगा या किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? ठीक है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है, चेन जैसा जुड़ा हुआ है ना। एक मॉलिक्यूल ये है, इसको दूसरे मॉलिक्यूल ने पकड़ा है, ये इसको तीसरे मॉलिक्यूल ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जोड़ के रखे हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर है। समझ में? इंटर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल ये इसने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होने के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी इसको वेपराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसको वेपराइज करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसको वेपराइज करना इजी हो जाएगा। वो कह रहा है क्योंकि आपस में बॉन्ड बना है ना, इसकी कनेक्टिविटी बगल वाले के साथ है ही नहीं। अरे यार, इसने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, अब ना ये नाइट्रोजन फ्री है ना ये हाइड्रोजन फ्री है, तो आपस में बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड बन रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग है, इसका आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहे, तो इसको वेपराइज करना इजी है, इसको वेपराइज करना मुश्किल है। तो ये इजीली वेपराइज हो जाएगा। कौन सा इजीली वेपराइज होगा बेटा? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको यहां से वेपराइज करना आसान है, इस कंपाउंड को वेपराइज करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? फिर से समझा दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक और पैरानाइट्रोफेनॉल दूसरे पैरानाइट्रोफेनॉल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब जब भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उस कंडीशन में या उस केस में हमारे पास जो वेपराइजेशन की पावर है वो इसकी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, इसकी वेपराइजेशन ये इजीली वेपराइज हो जाएगा, ये इजीली वेपराइज नहीं होगा। डन? समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये तो चलो पहला केस हो गया। अगर यही मैं रिएक्शन करा दूं, इसका फेनॉल है, फेनॉल का अगर मैं रिएक्शन करा दूं HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं, इससे पहले जो मैंने नाइट्रिक एसिड लिया था, इससे पहले जो नाइट्रिक एसिड हमने यहाँ पे लिया था, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था, पानी में नाइट्रिक एसिड को मिला के फिर रिएक्शन कराया था। अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड कॉन्क अगर मैं ले लूंगा, कॉन्क HNO3 मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 लूंगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा बेटा पिक्रिक एसिड। ठीक है, OH NO3 सॉरी NO2 आएगा, NO2 और NO2, ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो सब्सटेंस है इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ये एक प्रकार का एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, ठीक है, पिक्रिक एसिड है, एक प्रकार का एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, मतलब बम बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है, एक्सप्लोजन कराने के लिए बेसिकली काम में आता है। तो यहाँ पे ये पिक्रिक एसिड बन रहा है, कौन सा सब्सटेंस बेटा? ये पिक्रिक एसिड। हो गया? चलो इसके बाद इसका अगर मैं हेलोजिनेशन कराऊं, हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन कैसे होगा बेटा? सुनो, एक फेनॉल है, फेनॉल का रिएक्शन मान लो मैंने ब्रोमीन गैस से कर दिया, फेनॉल का रिएक्शन अगर ब्रोमीन गैस से करूंगा तो एक बार ये ब्रोमीन ऑर्थो पे लगेगा और एक बार ये ब्रोमीन पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो ब्रोमो फेनॉल और ये वाला क्या आ जाएगा अपने पास? पैरा ब्रोमो फेनॉल। डन? समझ में आ गया? सिमिलरली अगर यहाँ ये जो रिएक्शन है ये एक कार्बन सल्फाइड CS2 एक सॉल्वेंट है, इसके प्रेजेंस में है। यही रिएक्शन अगर मैं एक पोलर सॉल्वेंट मतलब पानी के प्रेजेंस में कराऊं, यही ब्रोमीन गैस से रिएक्शन अगर मैं पानी के प्रेजेंस में कराऊं, H2O पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराऊं, तो ये भी वही बना, ये हमारे पास क्या बना लेगा बेटा? ये सब्सटेंस हमारे पास क्या बना लेगा? ये बना लेगा हमारे, एक मिनट, ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन इधर बन जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। डन? समझ में आ गया? तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बना रहा है। डन? अब यही अगर इसको और आगे ऐसे बढ़ाना है तो यही आप इसके बाद कूल-बेस रिएक्शन करा सकते हो, रीमर रिएक्शन करा सकते हो, है ना, अल्काइलेशन एसिटाइलेशन करा सकते हो। ठीक है, चलो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।